धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है बिन चाही मोहब्बत। इसके 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 13वां पार्ट है। तो चलिए इस 13वें पार्ट को शुरू करते हैं। ओह पुअर बेबी, तो क्या तुम नाम भी नहीं पढ़ पाती? रेड वाइन और रम की स्पेलिंग में फ़र्क करना भी नहीं आता? कैसे करेगी बेचारी। मिसेस बत्रा ने बताया तो था कि अनपढ़ है ये तो। इसके बाप ने फर्जी बीए करवाया इसे। वो फुसफुसा कर बोली, लेकिन भूमिका ने साफ सुन लिया। अनपढ़ नहीं हैं हम, हिंदी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। भूमिका का गला भराया। बस इतनी बेइज्जती काफ़ी थी, इससे ज़्यादा तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। वो पीछे मुड़ी और अपने कमरे की तरफ भागी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। आकाश को लगा भूमिका उसे मनाने आई है, लेकिन उसके दरवाज़ा खोलते ही भूमिका मुंह पर पल्ला दबाए दौड़ती हुई बाथरूम में घुस गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, पानी का नल चालू कर दिया और ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बाहर सिर्फ नल से बह रहे पानी की तेज़ धार सुनाई पड़ रही थी। आकाश इंतजार करने लगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, भूमिका बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपना गुस्सा किनारे रख उसने धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। भूमिका। अंदर से नल चलता रहा। कोई कुछ नहीं बोला। भूमि, बाबू, ठीक तो हो ना? कोई जवाब नहीं। आकाश बेचैन हो गया। एक ही बार में धाड़ से दरवाजे की चिटकनी टूटकर लटक गई। अंदर भूमिका आंसुओं से भरा चेहरा लिए जमीन पर बैठी थी। उसकी पूरी सितारों से जड़ी साड़ी पानी से तरबतर थी। आकाश का दिल कांप गया। कितना वक्त हो गया था। अनीता की शादी के बाद से भूमिका को उसने कभी रोने नहीं दिया था, और भूमिका जल्दी रोने वालों में से थी भी नहीं। जब तक कोई बात उसके नाजुक दिल की को गहराई से न चीर जाए, भूमिका नहीं रोती थी। कोई साधारण हंसी मजाक हो तो वो हंसकर ही टाल जाती थी। फिर आज आज तो कितनी खुश थी। अभी नाच ही तो रही थी। क्या आकाश के नाराज होने की वजह से? आकाश ने तोड़कर बच्चों की तरह उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। आंखें मूंद ली। उसका सिर सहलाने लगा और खुद उसके साथ जमीन पर पड़े पानी में ही बैठ गया। भूमि, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? हाँ, बोलो। ऐसे कौन रोता है छोटे बच्चों जैसे? आकाश ने उसके मोटे मोटे आंसू अपने हाथ से पोंछते हुए कहा। आकाश की बाहों का सहारा पाकर वो और जोर से रो पड़ी। छोटे पर जब पिताजी हमसे कहते थे कि भूमिका खेल मत, पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, काश उनकी वो बात सुनकर हम पढ़ लेते। तो तो इस बात पर अब आज क्यों रो रही हो? कोई कुछ कहता है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर? बोलो। मैं, मॉम, डैड, किसी ने कुछ कहा आज तक? नहीं, लेकिन आज आपके मेहमान नाराज हो गए हमसे। भूमिका सिसकते हुए बोली। क्यों? क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा? मुझे पूरी बात बताओ भूमिका। भूमिका डर रही थी कि अगर उसने आकाश को सच बताया तो वो गुस्सा ना हो जाए, और आखिर में वही हुआ जिसका भूमिका को डर था। पूरी बात सुनते सुनते आकाश का चेहरा गर्म होने लगा था। आंखें एकदम लाल थी और चेहरे की नसें खिंचने लगी थी। भूमिका ने भी आकाश का ये रूप कितने वक्त बाद देखा था। हमें पता था आप गुस्सा होंगे। आए थे हम आपसे पूछने कि हमें बता दीजिए, रेड व वेन की बोतल कौन सी है? आपने दरवाज़ा बंद कर लिया। आप बताइए, हमें कैसे पता चलता? भूमिका डर से कांपते हुए बोली। आकाश का चेहरा तपकर लाल हो चुका था। उसने भूमिका का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे उन्हीं भीगे कपड़ों में बाहर की तरफ ले गया और वहां ले जाकर उसका हाथ झटक दिया। ऊपर रैक पर रखी 2 रेड वाइन की बोतल उठाई और उसके चेहरे के सामने लाते हुए बोले, ये ये है रेड वाइन। चलो अब मेरे साथ आकर देखो मेहमानों को ये कैसे पिलाई जाती है। उसने भूमिका का हाथ पकड़कर नीचे होल की तरफ खींचना शुरू किया। भूमिका डर के मारे थर थर काँप रही थी। अब उसे सच में महसूस हो रहा था कि उसका पति तांडव करने वाला है। छनाक! होल में जोरदार आवाज गूंजी। सबका ध्यान उस तरफ चला गया। गाना बंद हो गया। आकाश ने नीचे आते ही रेड वाइन की एक बोतल जमीन पर इतनी जोर से पटकी कि वो टूटकर चूर चूर हो गई। सब के सब सकते में आ गए। भूमिका आकाश की पीठ में चिपकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि सामने आकर आकाश के गुस्से वाले रूप को देख सके। हाँ, तो किसको पीनी थी रेड वाइन? एकदम सन्नाटा।
किसी की हिम्मत नहीं थी जो आकाश से कुछ बोल देता। आकाश ने भूमिका का हाथ पकड़कर सामने खींचा। मैंने पूछा, किसने मेरी पत्नी से ये रेड वाइन मंगवाई थी? उसकी आंखों से अंगारे बह रहे थे। सोनल घबराई सी दौड़ती हुई आकाश के करीब आई। आकाश बेटा, क्या क्या हो गया बेटा? आकाश सोनल की तरफ घूमकर बोला, वो माँ, किसी को बहुत तलब लगी हुई थी रेड वाइन की। भूमिका से शराब मंगवाई थी किसी ने। अब कोई बोल ही नहीं रहा। आकाश बोतल घुमाते हुए बोला। मिसेस गुप्ता और गोयल के चेहरों पर तो हवाइयां उड़ रही थी। हॉल में कुछ देर एकदम सन्नाटा था। आकाश ने भूमिका का हाथ पकड़कर सामने खींच लिया। चलो बताओ, किसने तुमसे रेड वाइन मांगी थी? भूमिका डर के मारे रुआंसी सी खड़ी थी। दोनों हाथों से उसने अपने गाल ढक रखे थे। कांपते हुए उसके होठ फड़फड़ाए। किसी को नहीं। एक अच्छे खासे फंक्शन को खराब करने का कोई मूड नहीं था उस मासूम लड़की का। तुम बताओगी या? आकाश ने दूसरी बोतल हवा में लहराई। इससे पहले कि वो उसे भी जमीन पर पटकता, भूमिका ने उंगली से कोने में बैठी मिसेस गुप्ता और गोयल की तरफ इशारा कर दिया। आकाश उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उन दोनों के सामने ले आया और नकली मुस्कुराहट दिखाते हुए टेबल पर रखे 2 गिलास उठाए और उनके सामने ले आया। लीजिए लीजिए, पकड़िए मिसेस गोयल, आपकी रेड वाइन। मिसेस गोयल थूक के घूंट पी रही थी। रेड वाइन अब कहाँ गले के नीचे उतरती। कांपते हाथों से गिलास पकड़ लिया। आकाश ने गिलास वाइन से भर दिया। बहुत किस्मत वाली हैं आप। मैं अपने और डैड के अलावा किसी के शराब के गिलास नहीं भरता। खुश नसीब हैं आप। अनूप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर आपके लिए जाम बना रहा है और आज मैं आपको इतनी तसल्ली से पिलाऊंगा कि आपकी दोबारा किसी फंक्शन में रेड वाइन पीने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी। आकाश ने एक कुर्सी खींची और उसकी पीठ के दोनों तरफ पैर लटकाकर बैठ गया। मिसेस गोयल अपमान के घूंट से पी रही थी। तमतमाती हुई बोली, आकाश, थोड़ा तमीज से बात करो। आकाश कुर्सी पर लात मारते हुए उठ खड़ा हुआ। तमीज से बात आपको करनी चाहिए थी। भूमिका मेरी पत्नी है, वो किसी बार की वेटर्स नहीं जो आपको शराब परोसेगी। वैसे तो बहुत एथिक्स आते हैं आपको। इतनी तमीज नहीं कि किसी के घर की बहू या बेटियों से शराब नहीं मांगी जाती। मिसेस गोयल अपमान से भभक उठी। बस सोनल, यही बेइज्जती करवाने के लिए इनवाइट किया था क्या? बेइज्जती आपने की है मेरी पत्नी की। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। आज आपके कहने पर वो बार में चली गई थी। जानती हैं क्यों? ताकि कहीं उसकी वजह से मेरी या मेरी फैमिली की इंसल्ट ना हो। जब उसे मेरे और मेरे परिवार के मान सम्मान की इतनी फिक्र हो सकती है, तो आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसकी बेइज्जती चुपचाप बर्दाश्त कर लूँगा? मिसेस गोयल का मुंह बंद हो गया। आज पूरी महफिल को बिना पूछे इस सवाल का जवाब मिल गया था कि आकाश और भूमिका के बीच क्या चल रहा है। आज सिर्फ एक वार्निंग दी है, अगर आइंदा किसी की वजह से भी मेरी भूमिका की आंखों में एक आंसू भी बहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश ने शराब की दूसरी बोतल भी जमीन पर पटक दी। छन्न की आवाज के साथ वाइन जमीन पर बिखर गई। बोतल की कांच की किरचें पूरी फर्श पर चमक रही थी। भूमिका दौड़कर जल्दी जल्दी किरचे समेटने में जुट गई। वो इन सब का दोषी खुद को ही मानने लगी थी। वो डरी हुई नज़रों से छुप छुप कर सोनल और अनूप को देख रही थी कि कहीं कोई उससे नाराज तो नहीं हो गया। आकाश ने 1 मिनट घूर कर उसे देखा। भूमि! आकाश गुस्से में जोर से चीखा। भूमिका ऐसे चौंकी, फिर से बिखेर बटोरी हुई किरचे जमीन पर बिखर गई। दौड़कर उसके करीब आ गई। जी, ऊपर चलो। भूमिका संकुचा गई। बहुत धीरे से आकाश के कान में कांपती हुई आवाज में बोली, अभी तो सब मेहमान। आकाश ने गुस्से से भरा चेहरा उसकी तरफ घुमाया। मैं कह रही थी, चल रही हूँ। चलिए। भूमिका चुपचाप सीढ़ियों तक पहुंच गई। सामने राधा खड़ी थी। भूमिका ने रुआसा समूह बनाकर उसके सामने हाथ जोड़ लिए और इशारे में माफी मांगने लगी। तभी आकाश पीछे से आ गया और फिर वो बिना मुड़े धड़धड़ाती हुई सीढ़ियां चढ़ती सीधे कमरे में पहुंच गई। आकाश भी उसके पीछे कमरे में चला आया। ये ये काहे काहे करते हैं आप? जानते हैं नीचे कितने सारे लोग थे। आपको हर बार मना करते हैं कि आप वही करते हैं। हमारी तो मानते ही नहीं। आकाश मुड़कर अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया। अब बोलिएगा भी।
आकाश कुछ नहीं बोला। हम जा रहे हैं नीचे। भूमिका दरवाजे तक पहुंची ही थी कि नाराज हूं मैं तुमसे। काहे? हमने क्या कर दिया? आकाश लैपटॉप में आंखें गड़ाए बैठा रहा। नीचे जो हुआ उसकी वजह से? भूमिका ने उसके चेहरे के सामने झुकते हुए पूछा। आकाश ने अपना सर झटका। उसे समझ में आ गया था कि बिना बताए उसकी बोड़म बीवी को कुछ समझ में नहीं आएगा। उसने लैपटॉप किनारे पटका और साइड टेबल की ड्रॉर में पड़ा भूमिका का फ़ोन निकाला। देखो इस पर कितनी मिस्ड कॉल लगी हैं। पूरे दिन कॉल किया है मैंने तुम्हें और तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। ये फ़ोन तुम्हें टेबल की ड्रॉर में रखने के लिए नहीं दिया। बोलो, वापस ले लूं? भूमिका आकाश के फ़ोन वाले हाथ पर लटक गई। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। फ़ोन वापस ना लीजिए। कल रात में ही हमने इस पर एक आंटी जी की वीडियो से मूली के अचार बनाना सीखा था। मूलियाँ भी मंगवा ली हैं बाजार से। अब आप फ़ोन ले लेंगे तो हम कल अचार कैसे डालेंगे? आकाश खिसिया गया। उसे लगता था कि भूमिका उससे बात ना होने पाने के डर से फ़ोन मांग रही है। अब खिसियाहट इतनी बढ़ चुकी थी कि दांत पीस रहे आकाश ने उसका फ़ोन अपनी जेब में डाल लिया। जाओ, अच्छा नीचे जाओ। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। और कोई फ़ोन वोन नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ अचार डालो जाकर मूली का। आकाश ने अचार शब्द पर जोर डालते हुए कहा। और एक काम करना, मूली के साथ अपने दिमाग का भी अचार डाल लेना, क्योंकि इसका इस्तेमाल जहाँ किया जाता है वहाँ तो तुमसे होता नहीं है। आकाश मुड़ा और मुंह बनाते हुए बोला, बढ़ियाई मूली का अचार। भूमिका थोड़ा दूर दरवाजे तक आई, फिर बड़ी ही मासूमियत से पीछे मुड़कर बोली, और अगर हमारा आपसे बात करने का मन हुआ तो? हमसे बात करने का आपका मन ही कहाँ होता है? भूमिका ने पलके झपकाते हुए पूछा। अगर हुआ तो चिट्ठी लिख कर रखना, शाम को लौट कर पढ़ूंगा मैं। वैसे भी चिट्ठी लिखने में तुम बहुत माहिर हो, बहुत शौक है तुम्हें। दे दीजिए ना। ना मतलब ना। मूलियाँ बेकार जाएंगी फिर। आकाश ने गुस्से में भूमिका का सर दोनों हाथों से पकड़कर जोर से आगे पीछे हिला दिया। मूलियों की पड़ी है तुम्हें? हाँ, मूलियों की। मतलब मैं नीचे पूरी सोसाइटी से दुश्मनी मोल लूं तुम्हारे लिए, और तुम्हें मूलियों के खराब होने की चिंता है? मूली के अचार से शादी कर लेती। मेरी क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे सर छोड़िए हमारा। भूमिका उसकी पकड़ से छूटती हुई बोली। चलिए नीचे चलकर खाना खा लीजिए, फिर कपड़े बदलकर आराम कर लेना। आज थक गए होंगे ना बहुत। भूमिका ने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा। आकाश ने सुकून से आंखें मूंद ली। उसका हाथ पकड़कर बेड तक ले गया और उसे बिठाकर और खुद उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। भूमिका ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, काहे इतना गुस्सा करते हैं? ज्यादा गुस्से करने वालों की तबीयत खराब हो जाता है। अखबार नहीं पढ़ते का? क्या करूं, गुस्सा आ ही जाता है। पहले तुम पर आता था, अब तुम्हें कोई कुछ कह दे या बोल दे तो आ जाता है। इस जिस्म में जान की तरह हो तुम। कोई तुम्हें कुछ बोलता है तो लगता है खंजर मेरे सीने पर चल रहे हैं। आकाश धीरे से उसके होठों पर उंगलियां फेरते हुए बोला। भूमिका ने झुककर उसका माथा चूम लिया। पर आपके गुस्से में हमारे ही घर का तो कामकाज खराब हो गया ना। उन औरतों का क्या है, मुंह उठाकर चली जाएंगी। घर तो हमारा बिगड़ेगा ना। बेचारी राधा का क्या कसूर? उसका तो घर में पहला काम था, सब खराब हो गया। मैं राधा से माफी मांग लूंगा यार। आज उसकी पहली रसोई थी। पूरे दिन थक कर चूर हो गई है बेचारी। चलिए कम से कम खाना तो खा लीजिए। खाना राधा ने बनाया है? आकाश ने आंखें खोलते हुए उससे पूछा। तुमने चक्कर तो देख लिया ना? खाने लायक तो है ना? भूमिका गुस्से में उठ गई। आकाश का सर बेड के सिरहाने से धड़ से टकरा गया। बेचारा अपना सर पकड़ के बिलबिला उठा। हम नीचे जा रहे हैं, चुपचाप कपड़ा बदल कर नीचे आ जाइएगा। भूमिका कोई गाना गुनगुनाती हुई नीचे उतर गई। आकाश बेचारा सर पकड़े बैठा था कि तभी उसके फ़ोन पर फैमिली ग्रुप में एक मैसेज आया। डैड, अनूप का मैसेज था। आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू अनाउंस, प्लीज ज्वाइन द डिनर टेबल। नीचे हॉल की सफाई चल रही थी। राधा पहले ही थककर चूर हो चुकी थी और नींद तो उसकी आंखों पर पहरा दे रही थी। बेचारी जैसे तैसे साड़ी बदलकर एक हल्का सा सूट डाला और रसोई में आ गई। हे भगवान, ये कब तक चलेगा? शादी के ये फंक्शन कब खत्म होंगे?
राधा सर दर्द के मारे अपना सर पकड़े बैठी थी। भूमिका धीरे से किचन में पहुंची। राधा, भूमिका, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम कमरे में जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। तब तक हम खाना गर्म करके बाहर लगा देते हैं। वैसे हम खाना कमरे में ही भिजवा देते, लेकिन आज सबको अपने हाथ से परोस कर खिलाओगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। राधा मुड़कर बाहर जाने ही वाली थी कि रुक गई। अच्छा, वो कैसे? अरे आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो सारे बड़े लोगों से शगुन मिलेगा तुम्हें, जैसे अभी मुंह दिखाई में मिला था। हाँ हाँ, वैसे ही। राधा दौड़कर उसके पास आई और इधर उधर देखकर उसके कान में फुसफुसाई। यार, बस पूरी मुंह दिखाई में, बस यही तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा, जब लोगों ने मेरे हाथों में वो तोहफे और रुपये रखे। दोनों हंस पड़ी। राधा जाने के लिए किचन में के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि भूमिका ने फिर से आवाज़ लगाई। राधा, हाँ, कुछ रह गया क्या? भूमिका ने कांच के बाउल्स में सब्जी परोसते हुए अपना सिर झुका लिया, फिर उसके करीब आकर धीरे से बोली। राधा, मुझे माफ़ कर दो। आज हमारी वजह से। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो क्या भूमिका? इवन थैंक गॉड एंड आकाश सर कि उन्होंने सही टाइम पर आकर उन औरतों की ज़बरदस्त क्लास ली। ज़िंदगी भर याद रखेंगी वो। और भूमिका, तुम भी कुछ बोलना सीखो। हर जगह क्या आकाश सर ही आएंगे तुम्हारे डिफेंस के लिए? बोलो। अरे उन औरतों ने तुम्हें उल्टा सीधा बोला था तो दो चार बड़ी वाली गालियां देनी थी ना, औकात याद आ जाती सबको। ये क्या आंसू बहाना शुरू कर दिया? इतनी भी कमज़ोर मत बनो। और वैसे भी ये सब डैड और आकाश के पैरों की धूल भी नहीं है। नाक रगड़ते हैं इनके सामने पार्टनरशिप के लिए। मैं ऑफिस में हूँ, मुझे सब पता है। भूमिका ने राधा का हाथ कसकर पकड़ लिया। बस यही तो नहीं हो पाएगा हमसे राधा। उन्होंने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा, मुझसे नफरत की कि कहीं मेरी वजह से उनकी समाज में बेइज्जती ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से उनकी मोहब्बत हासिल हुई है, और जो चीज़ बहुत जन्नत से हासिल की हो, उसे खोने से बड़ा डर लगता है राधा। इनका प्यार वैसा ही है मेरे लिए। बस इसलिए लोगों के सामने कुछ भी बोलने और करने से बहुत डर लगता है कि कहीं हमारी वजह से वो नीचा ना महसूस करे। अगर फिर से उन्होंने हमारे साथ पहले जैसा व्यवहार करना शुरू किया तो कसम से मर ही जाएंगे हम। बोलते बोलते भूमिका की आंखें और गला दोनों भर आया। राधा ने उसे प्यार से गले से लगा लिया। अरे पागल, आकाश सर तुमसे गुस्सा क्यों होने लगे? तुम में तो जान बसती है उनकी। वैसे एक बात कहूँ, मुझे काफ़ी वक्त हो गया है उनके साथ काम करते हुए, लेकिन मैंने भी आज तक आकाश सर को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। भूमिका कुछ बोलती इससे पहले ही किचन में अमर बाबू का प्रवेश हुआ। ये देवरानी जेठानी की चुगली खत्म हो गई हो तो प्लीज़ खाना भी लगा दो कोई। वैसे भी मैं आज बहुत थक गया हूँ। हाँ, तुम तो ज़रूर थके होंगे, औरतों ने तुम्हें ही तो नचाया है ना आज। भूमिका चहुलबाजी करते हुए बोली। नहीं, आज तो औरतों ने राधा को नचाया है, लेकिन जिंदगी भर इस बेचारे को राधा नचाएगी, इसलिए ये बहुत थकने वाला है। भूमिका, इसे पहले ही खिला पिला दो। आकाश टी शर्ट और लोअर चेंज करके नीचे आ गया था और अमर की टांग खिंचाई में शामिल हो चुका था। सब हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। भूमिका ने सारा खाना टेबल पर सर्व कर दिया था। इसमें से मेरी बीवी ने क्या क्या बनाया है? ये पनीर मखनी, खीर और पुलाव। और बाकी सब मेरी बीवी ने बनाया है। आकाश ने बात पूरी की। तो फिर मैं बाकी सभी खाऊंगा। अमर ने बोलते बोलते अपनी जीभ दांत के नीचे दबा ली और चोर नज़रों से राधा को देखने लगा। राधा ने उसे घूर कर देखा कि तुम तो बच्चों ऊपर चलो, फिर बताती हूँ तुम्हें। दोनों की इस आंख मिचौली को देखकर सब हंस रहे थे। डैड, आपको कुछ अनाउंस करना था। वो मैसेज। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मैं अपनी बहू को नेक तो दे दूँ। अरे सोनल, तुम लाई नहीं? जी लीजिए, आप अपने हाथों से दे दीजिए। सोनल ने सुंदर से वेलवेट का बॉक्स अनूप के हाथों में थमाते हुए कहा। लो बेटा। अनूप ने वो बॉक्स राधा को थमाया तो उसने झट से आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। वाह, इसके तो मज़े हैं। तोहफों की तो कोई कमी ही नहीं है। अमर चिढ़ते हुए बोला। अभी तो जेठ जी ने कुछ दिया ही नहीं। दीजिए आप भी राधा को कुछ। मैं मैं तो कुछ लाया ही नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
आकाश भूमिका की तरफ मुड़कर बोला, अरे हमें लगा आप खुद से ले आएंगे, इसमें हम क्या बताते, अब का खाली हाथ रखेंगे नई बहू को। भूमिका गुस्से से फुसफुसाती हुई बोली, राधा मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट पेंडिंग है। खाना तो बहुत टेस्टी था, तुम्हें तो कोई बड़ा सा गिफ्ट मिलना चाहिए। चलो मैं तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें कल जरूर दूंगा। हम बता रहे हैं खाली हाथ नहीं भेजिएगा उसे, पैसे ही दीजिए, शगुन तो कीजिए। भूमिका ने फिर से आंखें दिखाई। अनूप और सोनल एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। आकाश पर जो दादागिरी भूमिका दिखा रही थी, वैसा करने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। आखिर में आकाश ने बीवी की जिद के आगे हथियार डालने पड़े और फाइनली 5,000 रुपये कैश में मामला सेटल हो गया। खाना खाने के बाद आकाश ने एक बार फिर पूछा, डैड कुछ कहना था आपको? अनूप ने धीरे से पानी के जग से अपना गिलास भरते हुए कहा, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, बहुत संभाल लिया बिजनेस। अब इस अमानत को मैं अपने दोनों बेटों को सौंपता हूँ और खुद इस जिम्मेदारी से मुक्त हो रहा हूँ। अमर और आकाश दोनों के चेहरों पर ढेरों सारे सवाल थे। डैड, बट इतना सडन, आप एक बार डिस्कस तो कर लेते। अनूप ने बिना उनकी बात सुने आगे बोला, नए सीईओ आकाश होंगे और अमर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी संभालेंगे। अमर ने गहरी सांस ली और आंखें मूंद कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। शुक्र है ऊपर वाले, तूने मुझे छोटा बनाकर पैदा किया, वरना अपने बाप का नाम डुबोने वाली औलादों की लिस्ट में पहला नाम मेरा ही होता। डैड, आकाश अभी भी हैरान था। मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। तुम्हारी उंगली पकड़कर नहीं चलता रहूंगा आकाश, जितना तुम्हें सिखाना मेरी जिम्मेदारी थी मैंने सिखा दिया। आगे सब कुछ तुम्हें खुद सीखना है। कुछ खुद सीखोगे, कुछ वक्त सिखाएगा। मैंने भी ऐसे ही ये एम्पायर खड़ा किया था। पूरी जिंदगी मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा दी। अनूप ने सोनल के हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखा, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा साथ अगर किसी ने दिया तो वो मेरी पत्नी और तुम सबकी माँ सोनल है। मैं उन्हें उतना वक्त भी नहीं दे पाया जितना एक पति को देना चाहिए, फिर भी उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। अब मेरा वक्त सिर्फ मेरी पत्नी के लिए है, इसलिए मैं और सोनल वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। पर पापा, हाँ हाँ पता है, दोनों की नई नई शादी हुई है और दोनों को कहीं घूमने नहीं गए हो अभी तक। कोई बात नहीं, 3 महीने बाद जब हम लौट कर आएँ तब आप दोनों कपल्स भी कहीं घूमने जा सकते हैं, पर तब तक सिर्फ बिजनेस पर फोकस करिए। अनूप ने मुस्कुराकर सोनल को देखा। चलो चलो अब उठो सब लोग, काफ़ी रात हो गई है, अपने अपने कमरों में जाओ, आराम करो जाकर। राधा जाओ बेटा आराम करो। अनूप और सोनल उठकर चल दिए। डैड, मुझे कुछ बात करनी है प्लीज़। आकाश अभी भी उलझन में था। कल बात करना बेटा, अभी आराम करो प्लीज़, बस 10 मिनट। अनूप हार कर आकाश के साथ बाहर चले गए। अमर अपने कमरे में चला गया था। भूमिका राधा को कमरे तक छोड़ने गई। देवरानी जी, जी तो नहीं घबरा रहा है ना? नहीं, आई एम एक्साइटेड। अरे शर्म करो, थोड़ा तुम्हारा पति है अंदर। भूमिका, शर्माना तुम बंद करो समझी, पति से शर्माना नहीं होता है। मुझे नहीं लगता तुमने आकाश सर को खुद कभी अप्रोच किया होगा। राधा ने भूमिका का हाथ कसकर पकड़कर कहा, हम काहे दबोचेंगे उन्हें। दबोचना नहीं भूमिका, अप्रोच करना, मतलब अपनी तरफ से शुरुआत करना, खुद फर्स्ट स्टेप लेना। हम, क्या क्या करना चाहिए हमको? अरे यार, राधा उसका हाथ पकड़कर किनारे ले आई। लिशन भूमिका, हस्बैंड को अच्छा लगता है जब वाइफ खुद उनके पास जाती है और उन्हें समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रहे हैं, पर क्या करें, हम तुम्हारे जितने खुले नहीं हैं, तो हमसे हो नहीं पाता। तो आज रात ट्राई करो डियर, कोशिश करो खुद आगे बढ़ने की। आज नहीं, आज तो ये हमसे गुस्सा है, जब अच्छे मूड में होंगे तब कोशिश करेंगे। अरे पागल, इससे अच्छा मौका क्या होगा? जाओ ना, जंप अपॉन हिम, माने माने कूद पड़ना उन पर, सारा गुस्सा स्वाहा हो जाएगा 1 मिनट में। सुहागरात तुम्हारी है या हमारी? अरे बाबा, तुम भी मना लेना। चलो जाओ तुम। भूमिका ने हंसते हुए राधा को कमरे में धक्का दे दिया और खुद राधा की बोली हुई बातें सोचकर शर्म से लाल हो गई। राधा कमरे के अंदर आई, एक नज़र पूरे कमरे पर डाली। पूरा कमरा लाल गुलाबों से ऐसा सजा था मानो कि वो किसी खूबसूरत से बगीचे में आ गई हो। अमर उस खूबसूरत से सजे हुए बिस्तर पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ तो कर रहा था।
क्या कर रहे हो तुम? राधा ने पूछा। जीटीए? क्या? ओह, मेरा मतलब जीएसटी। जीएसटी का एस्टीमेट बना रहा था कंपनी का। राधा ने भौं हिचकाई। ये काम कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। तुम क्यों कर रहे हो? अरे, आई वॉज जस्ट चेकिंग। ओह सिट, हिट कर गया ये कमीना। तुम वीडियो गेम खेल रहे हो ना? नो नो नो, अमर लैपटॉप छुपाते हुए बोला। राधा ने उसे अनसुना कर दिया और अपना लैपटॉप उठाकर बेड के दूसरे साइड बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद अमर का गेम फिनिश हुआ तो उसने राधा की तरफ देखा। वो अपने लैपटॉप पर उलझी हुई थी। तुम तुम क्या कर रही हो अब? आराम नहीं करना? नहीं, जुनेजा की फाइल कंप्लीट करनी है। सुबह तक सर को फॉरवर्ड करनी है। अरे बट वो तो सॉर्ट आउट हो गया था ना। जुनेजा को डैड हैंडल कर लेंगे। तुम्हें जरा सी भी समझ है या नहीं अमर? मम्मा और भूमिका का तो समझ में आता है, पर क्या तुम्हें भी इतना सेंस नहीं है कि डैड जुनेजा को हैंडल नहीं करेंगे बल्कि उससे माफ़ी मांगेंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं आज रात अपनी सुहागरात मना सकूं। इज इट नॉट लिटिल बियर्ड? कंपनी और डैड की रेपुटेशन का क्या? यार बट ऑफिस का काम ऑफिस में ही कर लेना ना। ऑफिस नहीं अमर, ये घर का काम है। नुकसान तो मेरे परिवार का ही होना है ना। तुम्हें क्या लगता है मैं रात में इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि कंपनी मुझे इसके ओवर टाइम का पैसा देगी? पागल, डैड और आकाश सर की बात नहीं जानी चाहिए, बस इसलिए। और अपने पति को टाइम कब दोगी आप? पति को कहाँ मेरी ज़रूरत है। जाओ एक राउंड जीटीए और खेल लो। अमर ने धीरे से अपनी हथेली उसकी उंगलियों के पास रख दी और झुक कर उसकी आंखों में देखने लगा। फिर धीरे से अपना सिर खिसका कर राधा की गोद में रख दिया। देखो, फाइल तो मुझे कंप्लीट करनी ही है आज। राधा ने दोबारा लैपटॉप अपनी तरफ खींचा। यार, बस थोड़ी सी सुहागरात मना लो। ज़्यादा नहीं, बस 250 ग्राम। अमर ने उसकी गर्दन पकड़कर अपने सिर पर झुका ली। छोड़िए। राधा ने अपनी गर्दन पर रखे हुए अमर के हाथ पर एक टिप मारी। ये बेचारे फूल बुरा मान जाएंगे राधा। अमर गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियां उठाकर राधा के सर पर बरसा दी। राधा ने सब फूल झाड़ दिए और वापस काम में लग गई। यार, कम से कम सुगुन तो कर लो। थोड़ा सा कुच्ची पुच्ची कर लो, बाकी सब बाद में कर लेंगे। उसकी कुच्ची पुच्ची सुनकर राधा को हंसी छूट गई। अमर की आंखों में उसे अपने लिए बेहताशा मोहब्बत दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से लैपटॉप को एक तरफ सरकाया और अपना खूबसूरत सा चेहरा उसके चेहरे पर झुका दिया। अमर ने एक हाथ में उसके बालों को कान के पीछे समेट दिया और उसके माथे को चूम लिया। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसे तुम मिली हो। तुम्हें देखने के बाद किसी और चेहरे में ये कशिश नहीं दिखती जिसे देखने का जी करे, और तुम्हें देखने से दिल नहीं भरता। अमर ने धीरे से अपनी उंगलियों से उसके चेहरे की गहराई को तराशना शुरू कर दिया। राधा ने आंखें मूंद ली। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। कुछ ही लम्हों में लैपटॉप बेड के दूसरे कोने में था और राधा अमर से लिपटी हुई थी। गुलाब के न जाने कितने ही फूलों की पंखुड़ियां उन दो जिस्मों के तले अधकुचली सी पड़ी थी। एक दूसरे के होठों से बनने का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमर ने उसे दूसरी तरफ धकेला और खुद उसके ऊपर आ गया। राधा भी रोकते रोकते हार गई थी। कितना रोकती। पिछले 2 सालों में अमर ने कभी रिश्ते के दौरान भी उसे जबरदस्ती छूने या किस तक करने की कोशिश नहीं की। आज तो वो हक से उसकी है। कैसे रोक दे? डैड, हर चीज़ का एक टाइम होता है। कम से कम हम एक बार डिस्कस कर लेते तो बेटर रहता। आकाश ने बाहर लॉन में आते ही अनूप से कहा। वो क्या है ना, नेक्स्ट वीक तुम्हारी मोम का बर्थडे है और बहुत टाइम से उनकी दिली ख्वाहिश थी एफिल टावर के नीचे बर्थडे केक काटने की। तो इसलिए मैंने सोचा इसी बर्थडे पर उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करके अच्छा हस्बैंड भी बन जाता हूँ। डैड, आप मजाक के मूड में हैं। नहीं बेटा, फिलहाल मुझे नींद आ रही है। अनूप इतना बोलकर वापस मुड़ने को हुई। डैड, मैं ये सब अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। और आपको क्या लगता है अमर मेरी कितनी मदद कर पाएगा? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने भी सब कुछ अकेले ही संभाला था आकाश। आप आपके साथ आपके साथ हर एक कदम पर मॉम थी डैड। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं किससे सलाह लूँ, किसकी मदद मांगूँ? आकाश ने अपना सर झुका लिया। ओह, आखिर इतने वक्त बाद फिर भूमिका में तुम्हें प्रॉब्लम दिखने लगी।
आई कांट बिलीव कि अभी अभी तुम उस लड़की के लिए लड़कर आए हो। मुझे भूमिका से प्रॉब्लम नहीं है डैड, बट मुझे भी कोई चाहिए ना चीज़ें शेयर करने के लिए। अब ये सच है ना कि बिजनेस के मामले में मैं उससे कोई सलाह नहीं ले सकता। फिर मैं कहाँ जाऊँगा? आकाश, मैंने सिर्फ रिटायरमेंट लिया है। मैंने सिर्फ बिजनेस के फैसलों से अपना हाथ खींचा है। स्वर्ग नहीं जा रहा हूँ। जो तुम इतने दुखी हो रहे हो, मैं यहीं रहूँगा। जब तुम्हें ज़रूरत होगी या तुम मुझसे कोई राय सलाह मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उन पर अमल करना ना करना तुम्हारे हाथों में है। आकाश अभी भी उलझा हुआ था। अमर को फैसले नहीं लेने हैं क्योंकि तुम्हें उसे सिखाना है कि फैसले किस तरह लिए जाते हैं। और एक बात जो अंदर मैंने सबके सामने नहीं कही, वो यहाँ तुमसे कहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि बिजनेस की हर मुश्किल में सलाह लेने के लिए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़े। राधा भी तुम्हारी मदद कर सकती है। वो एक बेहतरीन बिजनेस वुमेन बनेगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। बस धीरे धीरे तुम्हें सबको हैंडल करना होगा। डैड, आपको यकीन है कि बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डालना सही फैसला है? आकाश खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इस तरह खुद की काबिलियत पर शक मत करो। तुमसे बेहतर ये कोई नहीं कर पाएगा, इतना जानता हूँ मैं। चलो कुछ ही वक्त में मुझे ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करना है। तब तक तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो। अनूप ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आई गेस अब हमें सोने जाना चाहिए। सब दिन भर के थके हैं। तुम्हें भी कल ऑफिस जाना है, इसलिए जल्दी सो जाओ। वो मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ चले गए। आकाश वहीं खड़ा रहा। थोड़ी घड़ी पर नजर डाली। 12 बज रहे थे। अमूमन आकाश 10 बजे सो जाने वालों में से था। कल पक्का लेट हो जाऊंगा, आकाश मन ही मन बुदबुदाते हुए कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कल लेट तो दूर, वो हाफ डे तक जागकर भी ऑफिस पहुंच पाए तो बड़ी बात होगी। उसकी बीबी ने प्रोग्राम ही ऐसा सेट किया था। आकाश ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। भूमिका तो अब सो गई होगी, उसने मन ही मन सोचा। बेचारी सुबह से कितना तो थक जाती है। कितने भी नौकर लगवा लो, इस औरत का जब तक हाथ ना लगा मन ही नहीं भरता। आकाश मन ही मन बुदबुदाता हुआ स्विच बोर्ड तक पहुंचा और लाइट ऑन कर दी। शायद इससे ज़्यादा वो लाइफ में कभी नहीं चौंका होगा। उसने कमरे की फर्श से लेकर बिस्तर तक गुलाब ही गुलाब फैले थे। सामने कारपेट एरिया का कारपेट भी गायब था। उसकी जगह गुलाब की पत्तियों से हिंदी में बड़ा सा आई लव यू लिखा हुआ था। आकाश ने धीरे से सिर उठाकर बिस्तर की तरफ देखा। भूमिका उसकी विदाई वाली लाल साड़ी पहने गले तक घूंघट काटकर बिस्तर पर नई नवेली दुल्हन की तरह बैठी थी। आकाश को ऑलमोस्ट चक्कर आने वाले थे। 1 मिनट के लिए तो वो हड़बड़ा ही गया था तब, कि कहीं वो गलती से अमर के कमरे में तो नहीं आ गया। पर नहीं, अमर का कमरा तो ठीक उल्टी तरफ है। नहीं नहीं, ये तो उसी का कमरा है। कुछ मिनट तो उसे ये यकीन करने में लग गए कि वो सपना तो नहीं देख रहा है। भूमि, ये सब क्या है? आकाश ने हैरानी से पूछा। भूमिका कुछ नहीं बोली। भूमि, आकाश धीरे से बिस्तर के उस सिरहाने तक पहुंचा जहां भूमिका बैठी हुई थी। उसने कांपते हाथों से धीरे से उसका घूंघट उठाया। भूमिका पलके झुकाए शायद इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी कि कब उसका महबूब उसका दीदार करेगा। उसने धीरे से पलके उठाकर आकाश को देखा, जो उसकी आंखों में आंखें डाले उसकी खूबसूरती का गुलाम बना उसके सामने बैठा था। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ कि तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं कि फिर भी रहेगा वो कम। तेरा तसव्वुर मुझे दे के मौला ने मुझ पे किया है करम। फर्श पर बिखरे गुलाबों की पत्तियों की खुशबू, कमरे में फैली हुई शांति, रात का सन्नाटा, जलती हुई मोमबत्तियां, उससे निकलती वो लाल पीली लो जिसकी आंच पर हल्के हल्के पक रही थी आकाश और भूमिका की मोहब्बत। देखते ही रहोगे? बड़ी देर से भूमिका की आंखों में झांक कर खुद का अक्स देखने की कोशिश कर रहे आकाश को देखने के बाद भूमिका धीरे से बोली, नहीं, तब तक देखेंगे जब तक मन ना भरे। क्या करूं, इतना खूबसूरत जिंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं। आकाश के गले से मुश्किल से आवाज निकल पा रही थी। बोलने की कोशिश में आधे लफ्ज गले में ही अटक जाते थे। सुनिए, बड़ी मुश्किल से भूमिका बोल पाई। आकाश। आकाश ने उसके चेहरे के करीब आकर धीरे से कहा। क्या? बोलो आकाश। सुनो। नहीं। क्यों? आकाश उसके होठों को अपनी उंगलियों से सहला रहा था। अम्मा कहती है पति का नाम नहीं लिया जाता, उम्र कम हो जाती है। आकाश का रोमांस 2 मिनट के लिए छूमंतर हो गया।
वो उसके गोल गोल गालों के को हथेली से दबाते हुए बोला, जिस हिसाब से राधा अमर को बुलाती है उससे तो अमर कल सुबह तक निपट जाएगा। छी, क्या कुछ भी बोलते हो। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, कुछ भी बोलती हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमसे नहीं होगा। तुमसे कुछ कहाँ होता है, सब मुझे ही करना पड़ता है। पागल। कमरा कैसा लगा, उससे पूछते ही भूमिका की आंखों में चमक तैर गई। बहुत ज़्यादा खूबसूरत। भूमिका के चेहरे की कशिश में डूबे आकाश की जुर्रत नहीं थी कि वो संगमरमरी हुस्न से निगाह हटाकर उस कमरे की सूनी चार दीवारी पर नजर डाल पाए। सूनी? हाँ, वो गुलाब के फूलों और पानी में तैर रही मोमबत्तियों से सजा कमरा, जिसकी कांच की दीवारें मोमबत्तियों की रोशनी में हल्की सी चमक जाती थी, वैसे ही जैसे डूबते हुए सूरज की मध्यम सी रोशनी किसी बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी को चमका देती है। वो कमरा आकाश को अपनी हुस्न की शहजादी के सामने फीका लग रहा था। हम्म, एक बार कमरा देख तो लीजिए। देख लिया, जबकि सच तो ये था कि भूमिका के अलावा वो कुछ और देख ही नहीं पा रहा था। अच्छा रुकिए जरा, आपको कुछ और दिखाते हैं। भूमिका ने घूंघट पीछे फेंक दिया और बिस्तर से नीचे कूदते हुए बोली, नहीं, मुझे और कुछ नहीं देखना तुम्हारे अलावा। आकाश ने भूमिका का हाथ पकड़ लिया था। अब बोलने की कोशिश में उसका गला सूखने सा लगा था। अरे रुकिए ना, ऐसे तो हमारा कमरा सजाना बेकार ही हो जाएगा। भूमिका बिस्तर से उतर गई। आकाश अभी भी वहीं बैठा था, जैसे भूमिका अभी भी उसके सामने हो। भूमिका ने स्विच बोर्ड के करीब आकर फैन खोल दिया। अचानक से ही आकाश के सिर पर गुलाब की पंखड़ियों की बरसात हो गई। अरे, कमरा गुलाब जल की खुशबू से सरोबार हो गया। आकाश ने सर उठाकर कमरे की छत की तरफ देखा। फैन पर ढेर सारे गुलाब बिखरे पड़े थे, जो उस पर बरस रहे थे। आकाश मुस्कुरा उठा। पीछे मुड़कर देखा तो भूमिका गायब थी। वो वापस आकर बिस्तर पर बैठ चुकी थी, उतना ही लंबा घूंघट निकाल के। आकाश वापस घूमा। भूमिका सामने बैठ चुकी थी। नेट वाली झीनी साड़ी के घूंघट से उसकी कांपती पलकें, छोटा सा नाक का फूल जिस पर जड़ा हीरा, मोमबत्ती की रोशनी में झिलमिलाकर उसके चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। और उसके पतले पतले सुर्ख लाल होठ, जो आकाश की बेचैनी को हद तक बढ़ा चुके थे। आकाश ने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और दो उंगलियों से उसके गालों को छूते हुए उसके दीदार में दीवार बने उस नाचीज घूंघट को पीछे फेंक दिया और फिर रुक गया। देख तो ऐसे रहे हैं जैसे आज से पहले कभी देखा ही नहीं। भूमिका धीरे से हंसी। यूं ही समझ लो। आकाश ने बहुत जोर लगाकर अपने हलक से कुछ शब्द निकाले। गला सूख सा गया था। क्या हुआ, प्यास लगी है? हाँ, पानी लाएं? आकाश ने एक हाथ से उसके चेहरे के बालों को पकड़ा और अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अपने दूसरे हाथ से उसकी पीठ को जकड़कर उसे अपने सीने से सटा लिया। भूमिका की आंखें बंद हो गई। टेबल पर सजी हुई मोमबत्तियां ऐसे पिघल रही थी जैसे उन दोनों की मोहब्बत की तपीस सहन करना उनके बस का ना हो। कुछ वैसे ही पिघल रही थी भूमिका, मोम की तरह कतरा कतरा कर बह रही थी आकाश की बाहों में। उन गहरे सन्नाटे में सिर्फ उसके दिलों की धड़कनें और उसकी तेज तेज चल रही सांसों की आवाजें गूंज रही थी। भूमिका कुछ बोलना चाहती थी, पर लबों को आजाद होने की इजाजत नहीं थी। महबूब के होठों की हथकड़ियां जो पड़ी थी उसके लबों पर। एक बार मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना भूमिका। ना, बुला दो ना, वरना इसी ख्वाहिश के साथ मरूंगा कि काश उन्होंने एक बार नाम लिया होता तो और जी लेते। आ, आ, आकाश। भूमिका की आंखों में दो आंसू मोतियों जैसे झिलमिला गए और वो कसकर आकाश के गले से लिपट गई। आकाश ने एक लंबी सांस ली। किसी के मुंह से मेरा नाम इससे पहले मुझे इतना सुकून न दे पाया। और फिर रख दिए उसने अपने सुलगते होठ भूमिका की गर्दन पर। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।